नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की। जी हाँ, लेक्चर नंबर 18 होने जा रहा है। इससे पहले 17 लेक्चर इस सब्जेक्ट पर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 से आप लोग अगर देखेंगे तो फाउंडेशन में जो आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवाया है। मतलब इसके बाद में और कुछ ऐसा छूटता नहीं है कि आपको कहीं अलग से और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सेशन चल रहा है ये कंप्लीट एजुकेशन का है। दैट मीन्स कि आपको इसके बाहर जाकर के अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सारे सेशन आपके क्लियर है तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है राइटिंग रेज्यूमे। जैसा कि आप सभी को पता है, राइटिंग स्किल्स में यूनिट थर्ड में राइटिंग स्किल्स में जो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं उन पर हमारा डिस्कशन अब चल रहा है। जिसमें से कल वाले हमने सेशन में देखा था कि एफआईआर कैसे फाइल की जाती है, उसके बाद में रिज्यूमे पर बात करनी है, और फिर इसके बाद में कुछ ब्लॉग वगैरह और ईमेल राइटिंग। दो कॉन्सेप्ट मात्र आपके और बचेंगे आज के सेशन के बाद में। दैट मीन्स कि दो लेक्चर और होंगे, कंप्लीट आपका सेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फाउंडेशन के अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, मुख्य सब्जेक्ट, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल, ट्रस्टेड चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर एक विद स्ट्रेटजी आपकी तैयारी करवाई जा रही हो क्लास नोट्स के साथ में, तो आप बिल्कुल इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी यूट्यूब चैनल है। या तो आप यूट्यूब पे विजिट कीजिए या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी। फाइनली अब आ चुके हैं, देखिए फाउंडेशन जो आप पढ़ रहे हैं इसके स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी छात्र डीपली पढ़ना चाहता हो, अच्छे कंटेंट के साथ में अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहता हो, तो हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता, चारों ही सब्जेक्ट की पीडीएफ स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। नंबर दिए गए हैं, नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आपको व्हाट्सअप पर ही इन नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी, और वहीं पर सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा वो भी पूरी प्लानिंग सबको वहीं पर समझा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं कि अपना सेशन का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। फाइनली अब अपने सेशन में आ चुके हैं। हमें पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ना है जरा एक बार ये समझ लीजिए, है ना। वन शॉट में इसको देख लीजिएगा कि पूरा लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। ये जो सेशन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिज्यूमे का मीनिंग क्या होता है, रिज्यूमे होता क्या एक्चुअल में। इसके बाद में कितने टाइप का रिज्यूमे होता है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मेट देखने वाले हैं, और लास्ट में हम कुछ टिप्स देखेंगे रिज्यूमे लिखने की, और लास्ट में एक रिज्यूमे का एग्जांपल भी देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के रिज्यूमे का जो एक सिंपल सा जो फॉर्मेट होता है, मतलब कि कंप्लीटली रिज्यूमे की हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। रिज्यूमे होता क्या है, जिन बच्चों को अभी तक रिज्यूमे का पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या होता है ये, तो उन बच्चों के लिए यहाँ से नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल जीरो से लेकर चलने वाले हैं, और लास्ट तक आपको रिज्यूमे की पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में हम लोग जो है 10 टॉप कैटेगरी के रिज्यूमे वाले टॉपिक से रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, वन बाय वन करके इसको कंप्लीट करना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि अ रिज्यूमे इज अ ब्रीफ रिटन समरी ऑफ अ पर्सन्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। इट्स यूजुअली सेंट टू एन एम्प्लॉयर व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। फ्रेंड्स, जब भी हमें कहीं हम कहीं पर भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो देखिए मोस्टली स्टूडेंट को पता है रिज्यूमे होता क्या है। अब अगर थर्ड ईयर तक आ चुके हो आप लोग, अगर किसी भी स्टूडेंट को रिज्यूमे के बारे में नहीं पता है ना, तो फिर थोड़ी सी चिंता का विषय है ये, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, पता होना ही चाहिए, और मोस्टली पता है भी, ऐसा नहीं है ना। तो रिज्यूमे जो है, जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए हमें किसी कंपनी में या किसी एम्प्लॉयर को ये रिज्यूमे सेंड करना होता है, देना होता है। इसलिए कहा गया कि रिज्यूमे जो है एक ऐसा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जिसमें व्यक्ति के पर्सनली उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके एक्सपीरियंस, स्किल्स या अचीवमेंट के बारे में डिटेल में वहां पर एक समरी होती है, लिखा हुआ होता है। क्लियर है। तो एक ऐसे ही एक समग्र रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही जो है हम यहाँ पर रिज्यूमे के नाम से जानते हैं, जिसे जॉब एप्लीकेशन में सेंड किया जाता है। क्लियर है। एक बार फिर से, रिज्यूमे एक ऐसा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति की एजुकेशन के बारे में, उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स के बारे में, या उसके गोल या अचीवमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है।
और इसके आधार पर ही जॉब एप्लीकेशन के साथ इसे भेजा जाता है ताकि एम्प्लॉयर रिज्यूमे सेंड करने वाले की जानकारी अच्छे से पढ़ के और उसके बारे में समझ सके और उसे कॉल लेटर दे सके, राइट। तो जो आपका रिज्यूमे होता है ना, ये इंटरव्यू कॉल के लिए जो है एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू जो कॉल आता है वो इस रिज्यूमे के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके टाइप कितने कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के, क्या एक अकेला होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि रिज्यूमे के भी कुछ टाइप होते हैं। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा भी जाता है आप लोगों से। रिज्यूमे बेसिक अगर आधार पर बात करें तो रिज्यूमे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, एक होता है फंक्शनल और एक होता है कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। तीनों में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है तीनों का डिफरेंस समझना, बहुत बहुत इजी है। कैसे? देखिए, क्रोनोलॉजिकल की अगर जब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल की, तो इसमें जो है इस टाइप का जो रिज्यूमे होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है वर्क एक्सपीरियंस पर। जी हाँ, वर्क एक्सपीरियंस पर है ना, यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस प्रकार का जो रिज्यूमे होता है, इसमें इसमें जॉब और एक्सपीरियंस को टाइम ऑर्डर में लिखा जाता है कि कौन सी जॉब का किस समय की थी, कितने समय की थी, उसके बाद कौन सी जॉब उसने की है और कितने समय तक की है। तो इस प्रकार से पूरे टाइम ऑर्डर के साथ में उसके जो जॉब एक्सपीरियंस होता है उसको लिखा जाता है। लेकिन जब बात करते हैं सेकंड टाइम फंक्शनल रिज्यूमे की, तो फंक्शनल रिज्यूमे में दोस्तों जॉब एक्सपीरियंस तो लिखा जाता है लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि फंक्शनल रिज्यूमे में स्किल्स और एबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। स्किल्स और एबिलिटी पर याद रखिएगा, बाकी सारी जानकारी रहेगी बट लाइटली रहेगी। जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो स्किल्स और एबिलिटी पर फोकस किया जाता है। और इसी तरह से तीसरा जो टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिज्यूमे का। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे का मतलब होता है जिसमें क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे और फंक्शनल रिज्यूमे दोनों का ही एक मिक्सअप हो, दोनों के मिले जुला एक सामान्य सा डॉक्यूमेंट हो, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिज्यूमे में दोनों का मिक्सर होता है। जी हाँ, मिक्स होता है ना। दैट मीन्स कि जॉब एक्सपीरियंस की गुणवत्ता भी उसमें नजर आती है, साथ में स्किल्स और एबिलिटी की गुणवत्ता भी उसमें नजर आती है। तो ये 3 टाइप के रिज्यूमे होते हैं बेसिकली। बस आपको इन तीनों का नाम याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ तीनों के नाम याद रखना है। अब नाम याद हो जाएंगे तो आप इजीली आप ये बता सकते हैं भाई क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, ये सब किस किस इनका टाइप क्या होती है, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके एक शॉर्ट फॉर्मेट की, एक शॉर्ट फॉर्मेट मतलब कि एक देखिए रेज्यूमे लिखने के टाइप कई होते हैं, कई लोग अलग अलग टाइप से लिखते हैं ताकि उनका रेज्यूमे देखने में कोई लोग इफेक्टिव बना देते हैं, कोई प्रोफेशनल होता है, कहीं एकदम सिंपल होता है। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो फंडे होते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम होता है। जैसे कि जो मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक रिज्यूमे के अंदर, सबसे मेन होता है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का। जी हाँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। विदाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी रिज्यूमे कंप्लीट नहीं हो सकता। क्या आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन में? तो जो सबसे पहले जो पेरा में लिखा जाता है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम होता है, उसमें उसका एड्रेस होता है, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं और ईमेल आईडी होती है। क्लियर? ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। कहाँ कहाँ पर लिखी जाती है मैं आगे फॉर्मेट के माध्यम से समझाने वाला भी हूँ। इसके बाद में करियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, भाई आप जीवन में लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, तो योर प्रोफेशनल गोल और एम, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट के आगे के भविष्य में जो भी उसका गोल है या जो भी एम है वो यहाँ पर है ना करियर ऑब्जेक्टिव में लेके जाते हैं। उसके बाद में नंबर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट में सबसे अच्छे समझते हैं आपने अभी तक क्या क्या किया है, तो आपकी जो डिग्री है उसके में कितने मार्क्स आए हैं, कब आपने उसको अटेंड किया है, वो सारी बातें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, आपने कभी किसी फील्ड में वर्क किया है ना, वर्क किया है तो वहां पर उसका एक्सपीरियंस आपको लिखना होगा कि कितने वर्ष आपने किया है, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर बाद में आता है स्किल्स, आप में कौन सी स्किल्स है, टेक्निकल या कम्युनिकेशन, कौन कौन सी स्किल्स है, स्किल्स के बारे में वहां लिखा जाता है। अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी तक आपने जैसे अवार्ड, सर्टिफिकेट या अकम्पलिशमेंट है ना, तो यहाँ पर जो भी अवार्ड या सर्टिफिकेट्स आपने अचीव किए हैं अभी तक है ना, इसके अलावा और जो भी आपने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं वो सब हम पैरा नंबर 6 में लिखते हैं। इसके बाद में आता है हॉबीज और इंटरेस्ट। ये सबसे बेसिकली जो बेसिक रिज्यूमे होते हैं ना उसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट ही माना जाता है, हॉबीज और इंटरेस्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला। ये 8 नंबर का जो पॉइंट है ये बहुत रेयर केस में इसका यूज किया जाता है।
बहुत कमी से रिज्यूमे में। कौन सा? रेफरेंसेस का, कि भाई आप जहां पर इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपने जो एप्लीकेशन दिया है तो ये किसके रेफरेंस से दिया है, ठीक है ना, किसके रेफरेंस से। तो ये रेफरेंस वाला कॉलम बहुत जो है मतलब बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, यूज बेसिकली नहीं होता है। क्लियर है? तो ये 7-8 पॉइंट है जिनका रिज्यूमे में यूज होना अति आवश्यक है, बहुत कंपलसरी है। ठीक है, आगे फॉर्मेट जरा समझ लेते हैं ताकि आपके डाउट और पूरी तरह क्लियर हो जाए। बेसिकली एक थोड़ी सी टिप और पहले समझ लीजिए कि अच्छा रिज्यूमे किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी बनते हैं, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को पूरा क्लियर करवा रहा हूं। देखिए, कीप इट शॉर्ट, सबसे पहली टिप्स क्या है? कीप इट शॉर्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, रिज्यूमे को 1, 2, 3 पेज तक बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। रिज्यूमे एक ही पेज में होना चाहिए, क्योंकि उसको कंजाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। एक पेज में पूरा रिज्यूमे कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी सामने रिज्यूमे रखा है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहली नजर में ही समझ आ जानी चाहिए। तो कोशिश करें कि एक पेज में ही पूरा रिज्यूमे कंप्लीट हो जाए। इसको हम आइडियल कहते हैं, एक पेज के रिज्यूमे को। और यूज क्लियर फॉन्ट, इधर उधर के स्टाइल वाले फॉन्ट इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। जो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, जो दो फॉन्ट चलते हैं, इनको प्रोफेशनल फॉन्ट माना जाता है, जो कि क्लियर फॉन्ट होते हैं, इनका यूज इसमें करना चाहिए। इसके अलावा स्पेलिंग और ग्रामर में मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। यूज एक्शन वर्ब को ज्यादा यूज करना चाहिए रिज्यूमे के अंदर, जस्ट लाइक मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डेवलप्ड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा डोंट राइट फेक इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन से हमेशा बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज दिखना चाहिए उसके अंदर, है ना, कि किस इंफॉर्मेशन के बाद में कौन सी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट उसमें होना चाहिए। तो ये कुछ मेन टर्म है या मेन टिप्स है, जिसे रिज्यूम टाइप करते समय या लिखते समय जो है हमें ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर एक इफेक्टिव रिज्यूमे की हम तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, एक फॉर्मेट कैसा हो सकता है रिज्यूमे का, बेसिकली आप सभी ने देखा है ना, बेसिकली देखा है आप लोगों ने। तो देखिए, पहले तो इस फॉर्मेट को समझिए। आप लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले तो कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं और ईमेल लिखी हुई। ठीक है, इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल्स और हॉबीज, लास्ट में हॉबीज। ठीक है, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ही कि ये सब बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले समरी उसने डाल दी, स्किल्स लिख दी, है ना, एक्सपीरियंस लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया। अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, बट हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है एक अच्छे रिज्यूमे का, परफेक्ट रिज्यूमे का। तो करियर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए, इस कैंडिडेट ने क्या लिखा, यहाँ पर रिया शर्मा कैंडिडेट है, इसकी क्या लिखा है, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स। तो यहाँ पर कैंडिडेट कहता है, किसमें, करियर ऑब्जेक्टिव में क्या कहा उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी पोजीशन, एक चैलेंजिंग पोजीशन चाहिए जहां पर मैं अपने सभी कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। ये उन्होंने करियर ऑब्जेक्टिव बताया। ठीक है, एजुकेशन में जो भी एजुकेशन उन्होंने की है, स्किल्स जो भी स्किल्स हैं या हॉबीज जो भी है, आप मेरे पीछे फॉर्मेट भी देख सकते हैं कंप्लीट। और साइड में एक फोटो का चलन हालांकि अभी चला है, फोटो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंट दिखने के लिए ना, कि रिज्यूमे कॉन्फिडेंट दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक फॉर्मेट इसका होता है रिज्यूमे का। चलिए, अब जो है, अब बेसिक सी चर्चा ही हम लोगों ने की है, बहुत कुछ तो कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ कुछ ऐसा स्पेशल बता दिया है जो आप लोगों को पता नहीं था। बेसिक सी इंफॉर्मेशन। मेरा से प्रयास ये होता है, कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जिनमें सारी जानकारी आप लोगों को होती है, बट एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। और इसी कारण से पूरे टॉपिक की जानकारी होने के बाद भी हम क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं। तो मैंने इसीलिए इस पर डिस्कस किया टॉपिक पर, ताकि कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, है ना। अब इस टॉपिक पर अब आप ये देखेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, टॉप 10 कैटेगरी के ना 10 क्वेश्चन हम यहाँ एमसीक्यू के रूप में देखने वाले इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब आप लोग ये देखेंगे कि किस तरह से रिज्यूमे वाले कॉन्सेप्ट पर टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वो ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। अगर आपने ये सीख लिया ना कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, टॉपिक को आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि यार कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, और एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये स्किल्स अगर आप में एक बार डेवलप हो गई ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम लेने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है, रिज्यूमे इज ए यूजुअली रिटन फॉर। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना भाई। रिज्यूमे बेसिकली किस लिए लिखा जाता है, नॉर्मली किस लिए लिखा जाता है? तो सीधी बात है भाई, जॉब की अप्लाई करने के लिए, है ना। ऑप्शन यहाँ बी सही लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिज्यूमे। यहां पर कहा गया, ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन मुझे लग रहा है, दमदार क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना आपको ये कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो रिज्यूमे का पार्ट नहीं है। देखिए पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो भाई ये तो हमको लिखना ही पड़ता रिज्यूमे में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रिज्यूमे का भाग है। ऑप्शन बी कहता करियर ऑब्जेक्टिव, तो ये भी हमको रिज्यूमे में लिखना पड़ता है। तीसरा फिक्शन स्टोरी, क्या फिक्शन स्टोरी रिज्यूमे में लिखी जाती है? फिक्शन मतलब कि काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक कहानियां, फिक्शन दैट मींस काल्पनिक, है ना, जिसे ख्याली फुलाव, है ना। स्किल्स तो ये भी लिखनी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नजर आ रहा है जो रिज्यूमे का पार्ट नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो गया। अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द मेन पर्पस ऑफ द रिज्यूमे इज टू। रिज्यूमे का मेन पर्पस क्या होता है? रिज्यूमे का मेन पर्पस क्या होता है? तो भाई क्या होता है मेन पर्पस? जॉब प्राप्त करना। तो जॉब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरव्यू अटेंड करना है ना। तो इंटरव्यू कॉल हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है और इसके लिए हम इंटरव्यू रिज्यूमे सेंड करते हैं। एक जस्ट लाइक एप्लीकेशन होती है ना, जॉब के लिए। तो जॉब के लिए एप्लीकेशन हम देते हैं रिज्यूमे के रूप में, और रिज्यूमे पढ़ने के बाद में ही हमको जो है इंटरव्यू कॉल आता है। तो इंटरव्यू कॉल के लिए, मतलब इंटरव्यू कॉल ही मेन पर्पस होता है रिज्यूमे का। क्लियर? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच रिज्यूम टाइप फोकस ऑन स्किल्स। 3 टाइप के आपने रिज्यूमे पढ़े थे, है ना। 3 टाइप के आपने पढ़े थे, कौन कौन से टाइप थे? क्रोनोलॉजिकल, कॉम्बिनेशन और फंक्शनल, 3 टाइप थे। अब ये बताइए मुझे, तीनों टाइप में ये पूछा गया प्रश्न, ये बोल रहा है कि कौन से वाले रिज्यूमे में स्किल्स पर फोकस किया जाता है, कौन से में? तो पहले वाले में तो जॉब के एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता था, मतलब क्रोनोलॉजिकल वाले में जॉब पर फोकस किया जाता था, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या था फ्रेंड्स? इसमें जो मतलब फर्स्ट वाला क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों का मिक्सर था, लेकिन जो दूसरा टाइप का जो हमने पढ़ा था वहां पर, जो यहाँ पर तीसरे टाइप में दिख रहा है फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? कौन सा रिज्यूमे है ये? जिसमें स्किल्स पर और एबिलिटी पर फोकस किया जाता है ना। तो स्किल्स और एबिलिटी पर फोकस करने वाला फंक्शनल रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे होता है, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रिज्यूमे शुड जनरली भी, एक सामान्य रूप से रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? 1 पेज एंड कंसाइज होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है 1 पेज एंड कंसाइज होना चाहिए, मतलब 1 पेज का संक्षिप्त होना चाहिए, या 2 to 3 पेजेस लॉन्ग, 2 या 3 पेज का होना चाहिए, या 10 पेज का होना चाहिए, या हैंड राइटिंग एंड लेंथी होना चाहिए, हमारे संविधान की तरह कैसा होना चाहिए? तो 1 पेज का होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द टर्म करिकुलम विटाई इज सिमिलर टू। करिकुलम विटाई के बारे में कितने लोग जानते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। करिकुलम विटाई के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? और आप सभी ने पता है ना आपको? बायोडाटा, बायोडाटा सबको पता है ना। बायोडाटा, बहुत सारे लोग तो बायोडाटा और रिज्यूमे दोनों को सेम समझते हैं, एक माइनर सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, सेम नहीं है दोनों, याद रखिएगा। तो करिकुलम विटाई और रिज्यूमे दोनों लगभग लगभग सिमिलर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा आपका आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विच सेक्शन इंक्लूड अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। तो कौन से सेक्शन में हमें अवार्ड और सर्टिफिकेट को रखना चाहिए, लिखना होता है रिज्यूमे में? करियर ऑब्जेक्टिव वाले में नहीं, स्किल्स वाले में नहीं भाई, अचीवमेंट वाले, जी हाँ, जो भी अवार्ड या सर्टिफिकेट आपको मिले हैं वो जाएंगे सीधे सीधे अचीवमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है ना, पैराग्राफ में। ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द रिज्यूमे। भाई रिज्यूमे में क्या अवॉइड होना चाहिए?
रिज्यूमे में क्या अवॉइड होना चाहिए, शुड बी, क्या अवॉइड होना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग, क्या सही स्पेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, अरे नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो कॉन्टेक्ट डिटेल, क्या कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं लिखना चाहिए, ये भी गलत है। क्लियर लेआउट, ये भी गलत है। फेक इंफॉर्मेशन, जी हाँ फेक इंफॉर्मेशन, तो एक रिज्यूमे में फेक इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ तो आ रहा है ना। अगला है ना, आखिरी स्लाइड बची है। अगला प्रश्न है रिज्यूमे शुड बिगन विद, तो एक रिज्यूमे का की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, कहां से होनी चाहिए। आप शॉर्ट फॉर्मेट भी देख चुके हैं, लॉन्ग फॉर्मेट भी देख चुके हैं और एक्चुअल फॉर्मेट भी देख चुके हैं रिज्यूमे का। सबसे पहले रिज्यूमे में क्या लिखा जाता है, किससे शुरुआत होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन से ना, नाम आता है, एड्रेस आता है, ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, फिर ईमेल नंबर आता है, ये सब क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन से एक रिज्यूमे की शुरुआत होती है, ऑप्शन यहाँ पर बी में नजर आ रहा है, बी मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड रिज्यूम कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। अब ये थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन कभी कभार पूछा भी जा सकता है। रिज्यूमे शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, सीधी बात है, कहां से हुई है, तो फ्रेंच शब्द से हुई है। कौन से शब्द से फ्रेंड्स, फ्रेंच शब्द से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपका सेक्शन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 19 में हम बात करने वाले हैं ईमेल राइटिंग की, इसी प्रकार से ईमेल राइटिंग, और लास्ट में होगी ब्लॉग राइटिंग, और इसी के साथ में आपका ये 3rd ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। सारे टॉपिक मैंने इसमें है ना कवर किए, सारे टॉपिक लेकर के, कोई भी टॉपिक मैंने यहाँ छोड़ा नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है बीच में क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए। 3rd ईयर फाउंडेशन कोर्स में चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, जिन फ्रेंड्स को भी चाहिए। स्पेशल पीडीएफ के रूप में ना, स्पेशल पीडीएफ नोट्स है 2026 या उसके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, 2028 तक के लिए। 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर चारों ही नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैसेज डाल सकते हैं, या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारी जानकारी, सब्सक्रिप्शन की जानकारी दे दी जाएगी, और व्हाट्सएप पर ही चारों सब्जेक्ट की लिंक भी अवेलेबल हो जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं, भूल जाते हैं आप लोग, बड़े नादान बच्चे हैं। सेशन अगर हेल्पफुल हो रहा है ना, तो सेशन को लाइक जरूर करते हैं, और चैनल को नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सभी इंपॉर्टेंट सेशन के लिंक आप तक पहुंचते रहें। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए ही बनाए मैंने, उसका कोई मुझे ना पर्सनली कोई उसका बेनिफिट नहीं है। आप चाहें तो ग्रुप में आकर के मेरे साथ प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, ये आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया, ताकि जो भी लेक्चर मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, चूंकि यूट्यूब से जो लिंक इधर उधर एक बार ओझल हो जाती है, तो वो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रुप में शामिल होते हैं, तो ग्रुप में लिंक कहीं नहीं जाती, अगर आप 1 महीने बाद भी उस लिंक को देखोगे तो भी मिल जाएगी। तो कोई भी लेक्चर आपसे छूटेगा नहीं, कभी आप छुट्टी पे चले जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे लेक्चर क्रम अनुसार आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।